ठीक है ना, चेंज इन एस्टीमेट। तो तीन चीजें IAS 8 के अंदर हैं, एस्टीमेट चेंज, अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज और प्रायर ईयर एरर्स की करेक्शन। एस्टीमेट चेंज जिस साल में होता है सिर्फ उसी साल को सही करते हैं, ये हमने सीखा हुआ है। अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज आए, जैसे मैंने कहा, आपने गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में क्या पॉलिसी रखी हुई है, आप गवर्नमेंट ग्रांट को अलग रखते हो, एसेट को अलग। ये एक बार सिलेक्ट कर लिया आपने तो आप इसको लिख भी देते हैं फाइनेंस स्टेटमेंट में, और कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है। ये तो नहीं हो सकता ना एक साल ये कर रहे हैं अगले साल कुछ और कर रहे हैं, कंपेरेबल ही नहीं रहेगा। एक साल एसेट और ग्रांट है, अगले साल कुछ एसेट जो है एसेट कल्ला नजर आ रहा है, ग्रांट है ही नहीं, ये तो नहीं कर सकते ना। तो एक बार जो पॉलिसी आपने सिलेक्ट कर ली, जाके बैठे, वो कंसिस्टेंटली अप्लाई होनी है, वो अकाउंटिंग पॉलिसी बन जाती है आपकी, ठीक है ना। तो जो भी पॉलिसी बनती है वो आप लिख के बता देते हैं तो पता लग जाता है फिर, ठीक है। हाँ जी, इससे आगे नहीं पढ़ा रहा मैं। ये कौन पींदा रहता दवाई, गैविस्कॉन, मैदे दी दवाई जी भाई, थोड़ा खाया करो जी। चुप 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 चुप, सवाल आया हाइब्रिड से, भाई माइक जरा नजदीक रखना। नहीं, असल में 100 से ही डेबिट किया था, फिर असल में इसलिए तो मैंने उसको कहा एंट्रियां 2 करो, ऊपर वाली मौत पड़ रही है उसको, सॉरी डेथ पड़ रही है। एसिड 100 का खरीद के लाए हैं भाई, बाजार से हमें 60 का एसिड मिला है, एसिड 100 का खरीद के लाए हैं, ग्रांट 40 की गवर्नमेंट ने दी है, उसको नेट करने की इजाजत स्टैंडर्ड ने दी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये 3 एंट्रीज करो। एसिड नहीं 60 का, पड़ा 60 का है, हमें लिया 60 का नहीं है, पड़ा 60 का है, लेकिन अलाउड है, स्टैंडर्ड ने अलाउ किया हुआ है। तो ये करेंगे, पॉलिसी बनाकर लिख देंगे, उसको पॉलिसी बनाकर चलाएंगे आइंदा के लिए। जी भाई बोलो। नोट नहीं करना, पिक्चर लो नोट कर ले। ये नोट करना ये बहाना लगा रहा है कि मैं नोट करने का पूछूंगा, आप मुझे इजाजत देंगे। ये सारा थोड़ा, ये मैं बोर्ड नहीं मिटाऊंगा, ये ऐसे ही है। हाँ जज़ाकल्लाह, आपने बता दिया, इसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड। शुक्र है तुसी दसता पुत्र। वैसे ये डायरेक्ट मेथड जो है, बात सुनो, इसको उर्फे आम में तो हम यूं ही कहेंगे ना कि एसेट अलग लायबिलिटी अलग, इसको डायरेक्ट मेथड कहते हैं, इसको इनडायरेक्ट कहते हैं। हुण तुसी नवी पोजीशन से आ गए हो यार, है की मुसीबत है, लगते है डायरेक्ट रियासी। बताता हूं, लेकिन फिलहाल लिख तो लो। स्टैंडर्ड ने यही अल्फाज यूज किए हुए हैं, और ये अच्छा है सवाल इस बच्चे का। उसकी वजह यह है कि पेपर के अंदर वो ऐसे भी कह सकता है दे आर यूजिंग डायरेक्ट मेथड। हुण तुसी बैठे हो मुंह चुक के, डायरेक्ट केड़ा सी, वेरी इजी। कैसे ये नाम पढ़े हैं, ये जरा देखो, एक मिनट प्लीज, इधर देखो भाई, एक मिनट। ये स्टैंडर्ड गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड है, ये गवर्नमेंट ग्रांट्स को एड्रेस कर रहा है, ओ बोलो। और गवर्नमेंट ग्रांट एक इनकम है, ओ बोलो। तो इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसने ये नाम रखे हुए स्टैंडर्ड में। अगर तो आपको इनकम डायरेक्टली रिकॉर्ड होती नजर आए तो वो मेथड डायरेक्ट है, और अगर डायरेक्टली रिकॉर्ड होती ना नजर आए, इनडायरेक्टली रिकॉर्ड हो रही हो, तो वो इनडायरेक्ट है। ये अब कैसे है, इस मेथड में देखो तो आपको सामने मुंह पे नजर आ रही है इनकम, 5 रुपए की इनकम है, 5 रुपए की इनकम है, इनकम डायरेक्टली, एनक बन गई जी, पहले ताड़ा नक भी है, पहले स्माइल भी है। ये 5 रुपए की इनकम डायरेक्टली रिकॉर्ड हो रही है, और बोलो इनकम रिकॉर्ड इधर भी हो रही है। अगर आप गौर फरमाएं, अगर आप थले हो जा मुड़िया, थले हो जा, अगर आप गौर, आगे टुर गया है, अगर आप गौर फरमाएं प्लीज, असल में हमारा एक्सपेंस कितना बनता था, असल में 100 रुपए का एसेट खरीदा था ना, तो हमारा डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस कितना बनता था, हमारा डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस कितना बनता था, हमारा डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस बनता था 12.5, लेकिन हमारा एक्सपेंस रिकॉर्ड कितना हुआ है 7.5, यानी कि इनडायरेक्टली हमने इनकम रिकॉर्ड की है बाय वे ऑफ रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन। यहां पे क्या है, ओ नीला सिट देता है यार जी, ये क्या है, डायरेक्टली इनकम रिकॉर्ड हुई। ये हमने क्या रिकॉर्ड किया है जी, इनकम नजर आ रही है, इनकम बोलो, इनकम डायरेक्टली रिकॉर्डेड, चस नहीं आई,
काम दा मार्कर ही सेट देता है। और इधर देखो इधर देखो इधर देखो, यहां पर इनडायरेक्टली रिकॉर्डेड बाय वे ऑफ रिड्यूस्ड डेप्रीसिएशन। तो इस वजह से बच्चों इनके नाम ये हैं, डायरेक्ट मेथड जिसमें डायरेक्टली इनकम रिकॉर्ड होती है, इनडायरेक्ट मेथड जिसमें इनकम डायरेक्टली रिकॉर्ड नहीं होती, इनडायरेक्टली लुको के छुपा के बाय वे ऑफ रिड्यूस्ड डेप्रीसिएशन इनकम रिकॉर्ड होती है। तो इसको क्या कहते हैं, नोट कर लो, हुन पानी मैनू दे दो, हुन बुनियाद पड़ गई इंशाल्लाह अब इस टॉपिक की। अब अगले 4-5 दिन हम इसको पक्का करेंगे और मुख्तलिफ काम करेंगे। मैंने इसीलिए पहले ये करवाया ताकि मैं तसल्ली से ये करूं। कहते आधे घंटे का कहा था आपने, अभी आए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शुरू करते हैं। अब जल्दी से कर लें इसको, नोट को सवाल है तो पूछ लें, और फजूल सवाल ना करना जानबूझ के। ये जो है ना बेटा डिलेइंग टैक्टिक्स, ये ना लगाया करो मेरे साथ। मुझे ऐसा लगता है कि एक महाज मेरा ये भी है कि आप लोगों को पढ़ाने पे राजी करना है, मतलब पेपर आपने देने हैं, सिलेबस का मसला आपको है, ये लैपटॉप भी आपके साथ मिला हुआ है। जी स्टूडेंट, तुमसे सवाल नहीं कर रहा तुम, ये इसका सवाल पता है क्या है, इसका वो सवाल है कि ये कल सारी क्लास में खड़ा रहेगा। आप लोगों को मैं सवाल बताऊंगा, आप खुद ये फैसला कीजिएगा, ज्यूरी फैसला कीजिएगा। बच्चे का सवाल है, सर ये इनडायरेक्ट मेथड में एक एंट्री कर सकते हैं? अल्लाह खुद बताएं कि ये बच्चा इतनी देर से कहां बैठा हुआ था, ये मार्कर वैसे नहीं फायर हुए थे, ध्यान कहीं और था। अब ये बच्चा कल से भाई इंश्योर करें, आमिर भाई ये आपने इंश्योर करना है। खड़े होकर शक्ल दिखाओ, शक्ल दिखाओ, खड़े हो जाओ, कैमरा इधर लाएं, इधर खड़े हो जाओ। ये जो बच्चा है ना, ये बच्चा बैठ जाओ, ये कल क्लास में खड़ा रहेगा। मार्कर ऐसे नहीं लगते, इसको आंसर भी नहीं मैं दूंगा। वो सवाल कर रहा है जिसको इसने 15-20 मिनट पहले किया था, इससे पहले 1-2 बच्चों ने किया था, 4 बार मैंने ये जवाब दिया, इसका ध्यान कहीं और था। यार एक तो ये तुम लोगों के साथ मिल गया मुझे लग रहा है। ये जो भी चाहता है वो मैं नहीं चाहता, इसलिए जो मैं चाहता हूं वही होगा इंशाल्लाह। वैसे तो जो अल्लाह चाहते हैं होगा वही, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह यही चाहते हैं। आपके वालिदैन की बड़ी मेहनत है, ठीक है ना। ये जो आप लोग कहते हो ना ज़्यादा पढ़ा रहा है, सजा दे रहा है, सजा दे दी, खड़ा कर दिया, जो कल ये 1.5 घंटा खड़ा रहेगा, अब ये अपनी तरफ से समझेगा मैं बद्दुआ दूंगा सर को, मुझे नहीं लगनी। उसकी वजह यह है कि माँ बाप की, आप लोगों के माँ बाप की दुआएं ज़्यादा मजबूत हैं, आप लोगों की ऐसे ही लफंटर बद्दुआएं। दुआ तो आप लोगों की भी लगनी है। अच्छा जी बच्चों, ये तरह पढ़ लें आगे। अंडर बोथ अवेलेबल ऑप्शन, रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ था, पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर फाइनेंशियल एक्सट्रैक्ट्स फॉर द ईयर अंडर बोथ। अच्छा एक्सट्रैक्ट्स मांगे हुए थे भाई। अवेलेबल ऑप्शंस कौन कौन से हैं जी? डायरेक्ट का मतलब आप बताएं, बड़ा जोर लगा के मैंने समझाया है। डायरेक्टली इनकम शॉर्टकट वाला। डायरेक्टली इनकम कब शो होती है? जब ग्रांट अलग पड़ी हो, और जब ग्रांट अलग ना पड़ी हो उसको एसेट में से नेट कर दें तो इनकम तो रिकॉर्ड ही नहीं हो रही होती, इनडायरेक्टली रिड्यूस्ड एक्सपेंस के जरिए से जा रही होती है प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। तो ये दोनों अलाउड थे। अच्छा इसका होमवर्क लिख लें ताकि ये भूल ना जाए, अगला सवाल ना कर लेना जज्बात से आके, वो एक्सपेंस रिलेटेड है, छोटा सा सवाल है देखो, और हमने ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ लिया। अब पास पेपर लटरम पटरम सब करेंगे इंशाल्लाह। एसिड से रिलेटेड सिर्फ रीपेमेंट नहीं पढ़ी, वरना एसिड का बुनियाद बना दिया हमने। एसिड रिलेटेड ग्रांट अगर मॉनिटरी है, बुनियाद बन गई है उसकी, रीपेमेंट चौथे दिन आनी है, वो देखेंगे उसको। प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, मैं तो पहुंच लवा पहले पेज नंबर वो
ये पेज नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 7, पेज 15, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8. A company receives a government grant of 4 lakh towards cost of an asset with a cost of 10 million, 10 लाख, ठीक है ना. 10 लाख का एसेट है और 4 लाख की ग्रांट रिसीव हुई है. एसेट हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 10 साल विद नो रेजिडुअल वैल्यू. जनरल एंट्रीज फॉर फर्स्ट 3 साल्स ऑफ एसेट यूजफुल लाइफ और इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट्स ऑफ फर्स्ट 3 साल्स, ठीक है. और मेथड मैं बताने लगा हूं यूजिंग बोथ. हाँ जी, मैं अभी दे देता हूँ वो भी. यूजिंग बोथ डायरेक्ट एंड. अच्छा, ये समझाने में टाइम लगता है. देखो इतने छोटे छोटे ये सवाल हैं, ये 5 से 7 मिनट का सवाल है. हूँ ये यूँ ना किया करो आगे से. कंपनी रिसीव्स अ ग्रांट, डेट ऑफ परचेज एंड रिसीट ऑफ ग्रांट यकम जनवरी कर लो. वैसे तो ईयर लिखा हुआ है, ईयर 1 ईयर 2. कंपनी रिसीव्स अ ग्रांट ऑफ ऑन, इधर देखो, ऑन यकम जनवरी ईयर 1. चलो, ऑन यकम जनवरी ईयर 1 कंपनी रिसीव्स आ गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 4 लाख और इसी दिन एसेट पर लाइफ है 10 साल. पहले 3 साल की जर्नल एंट्रीज करनी है. डन हो गया. इसी तरह से अगले सवाल में भी, अगले सवाल में तो लिखा हुआ है. पिछला सवाल, सॉरी, उसमें देखें. ओ माय गॉड, 100% सेम है. अच्छा, हाँ, एक्चुअली याद आया. ये बेसिकली ये इस तरह से था कि ये डायरेक्ट मेथड का था, ये इनडायरेक्ट का था, ठीक है ना. तो बस अब एक ही कर लिया आपने, ठीक है, ये हो गया आपका. बस एक सवाल होमवर्क में, 2 नहीं है बस. और बताओ. चलें जी, आ जाए IS40 पे अब वापस. क्या? किसको? हाँ, बच्चों सुने प्लीज, मैंने याद करवाना था, भाई ने याद करवाना था. बेटा प्लीज सुनेंगे, आप लोग क्लास में हैं. बच्चों इधर देखो, अगर यहां पर यकम जुलाई लिखा होता, जो कि मैंने जनवरी लिखना, मैंने पूरा सवाल कर दिया है. अगर यकम जुलाई एसेट यकम जुलाई को आया होता तो यहां पर डेप्शन क्या होती? 6/12. 6/12 अगर डेप्शन होती तो ये भी 6/12 होता. अब सवाल ये पैदा होता है कि ग्रांट तो पहले रिसीव हो गई यकम जनवरी को, एसेट तो बाद में आ रहा है, तो क्या पहले 6 महीने ग्रांट कोई नहीं इनकम में जाएगी? जी बिल्कुल नहीं जाएगी, क्योंकि वो जिस चीज से रिलेट कर रही है वो आई. पूरा साल ना एसेट आए, ग्रांट पूरा साल इनकम में नहीं जाएगी, लायबिलिटी में पड़ी रहेगी जब तक उसका दोस्त एसेट पहुंचेगा नहीं और वो डेप्शन होना शुरू नहीं होगा, तो इसने भी इनकम में नहीं जाना. ठीक है, तो ग्रांट पहले रिसीव हो या ग्रांट इवन बाद में रिसीव हो. मिसाल के तौर पे ग्रांट एसेट यकम जनवरी को आ जाता, ग्रांट यकम जुलाई को आती. एसेट पूरा साल डेप्शन होता ना, तो ग्रांट भी पूरा साल. आप कहते सर 6 महीने पहले आई थी, तो क्या हुआ? असल ये देखो, जिस दिन एसेट खत्म हो जाए उस दिन ये ग्रांट भी खत्म होनी चाहिए. तो इसलिए अगर ग्रांट 6 महीने लेट आई है तो उसकी लाइफ 7.5 है, उसको 7.5 साल पे खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि 8वें साल के एंड पे एसेट ने खत्म हो जाना है, तो उसकी रिलेटेड ग्रांट नहीं बचनी चाहिए. इसलिए तो मैंने कहा एक लफ्ज, मैचिंग कॉन्सेप्ट, हशर और नशर. दफा करो डेट को, साइड पे कर दो डेट को, एसेट को देखो, एसेट जितना डेप्रिशिएट हुआ है उसकी रिलेटेड ग्रांट भी उतनी ही इनकम में जानी चाहिए उसी हिसाब से. ठीक है, तो डेट ऑफ एसेट को ध्यान में रखो. ग्रांट अगर डेट एसेट के आने से पहले आ जाए या बाद में आ जाए, उससे हमें कोई सरोकार नहीं होगा. जितना उस साल में एसेट को डेप्रिशिएट किया है ना, सेम उतना ही मैचिंग. ठीक है, ओके. ये एक अहम क्वेश्चन था. अभी अप्लाई नहीं होना, 1-2 दिन किसी पास पेपर में जाकर अप्लाई होगा इंशाल्लाह, तो वहां पे फिर याद करवा दूंगा. ठीक है, टेस्ट तो हो गया आज जी. क्या
ऊंचा बोलना रे की हो गया है। मिलेगी मिलेगी इंशाल्लाह सवाल में। पता नहीं शायद हड़प्पा इंडस्ट्रीज है या कौन सा सवाल है। एक सवाल है जिसका वेट इसीलिए है कि गवर्नमेंट ग्रांट हो जाए, उसके अंदर ऐसा ही है, बोरिंग कॉस्ट प्लस गवर्नमेंट ग्रांट है, दोनों ही आ जाएंगे, टेंशन मत करो। पेज नंबर तुम लोगों को नहीं पता? आ जाओ जी, यहां थे हम, पेज नंबर 290 पे आ जाएं, जल्दी करें, आज तो बहुत ही देर लग गई गवर्नमेंट ग्रांट पे। मुझे लगता है हफ्ते को IAS 40 कंक्लूड करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। कॉल नहीं, ये हजमा दुरुस्त नहीं रहता, हजमा ना IAS 20 आपने किया, घर जाके ये करना नहीं है होमवर्क वगैरह। चुप कर जाओ। अच्छा जी, 15 मिनट 10-12 मिनट हैं हमारे पास, इनको निकाल लूँ तो रास्ता देना है इनको, ठीक है ना, चुप करके। और जिस वक्त ये स्टूडेंट भाई निकल गया ना क्लास लेने वाले, आमिर वो टाइम नोट किया करें, उधर से कट करके लेक्चर फिर आपने दे देना होता है। अच्छा जी, रिकग्निशन प्रिंसिपल में चलो क्विकली इसको देख ही लेते हैं फिर। रिकग्निशन प्रिंसिपल में ये पकड़ लो भाई, ये एग्जाम्पल 1 और 2 तो हो गई थी ना, इसका सोल्यूशन मैंने अंग्रेजी में लिख के देना था जो कि मैंने नहीं लिखा। ओके, देखो अब कब लिखता हूं, समझा तो दिया है ना। अच्छा जी, ऐसा करते हैं, पहले MCQs आपको होमवर्क में दिए थे IAS 40 के, हो गए सारे? मैंने सारे करवाने हैं माजरत के साथ, लेकिन ज़रा क्विकली हो जाएंगे और आप पता होगा आपको कि हाँ हमने भी सही सोचा था, इंशाल्लाह करेंगे वो। फ्लावर शायद कल जब IAS 40 कर रहे हो, डिस्क्लोजर अगर मैंने पढ़ा लिए कल तक तो फिर अभी बस मुझे ये एक एग्जांपल करवाने दो, ये वाली, उसके बाद ये एग्जांपल आपको होमवर्क देनी है। इसमें वही वाला कॉन्सेप्ट है जो पढ़ाना है, अपना सवाल सही करवाऊंगा आपको ना। वो जो गलती की थी बता तो दी थी ना, कल बता दी थी ना मैंने। देखो गलती इंसान से होती है, ये कोई छोटापन नहीं होता। मेरे से गलती हुई, मैं तो इस तरह से अगले दिन बता देता हूँ भाई गलती होगी, कि बंदे ही आना, कंप्यूटर थोड़ा ही है, ठीक है, कंप्यूटर नहीं होता। अच्छा जी, फ्लावर लिमिटेड, मैं नकल भी करनी है, ठहर जाओ, पेज पूज कोई नहीं है, ये कल वाला हैंड आउट है। पता नहीं कोई बंदा काला करी जाएगा, हालांकि मैं कटी जाना वहाँ ज़रूरी होगी, उठा लेता हूँ 5 मिनट बाद। मेरे तो घर दे ने जरूरी कॉल भी करनी छड़ दी, मेरे पिंडों कॉल आए ना घर कर देंगे ने या मैसेज करते हैं। अच्छा जी सुने, फ्लावर लिमिटेड स्पेंट द फॉलोइंग अमाउंट्स ऑन इट्स ब्लॉक्स ऑफ फ्लैट्स एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। 5 लाख रुपया खर्च किया टू बिल्ड एन एक्स्ट्रा फ्लोर टू बी रेंटेड आउट एज पेंट हाउस, उसमें पेंटें लटकी होंगी अंडर एन, पता नहीं पेंट हाउस क्या होता है। अच्छा आप लोगों को पता होगा, हमें क्या पता, पेंडू लोग हैं हम। अच्छा जी सुने, तो सीए कर लें तो क्या पेंडू ना रहें, शहरी बन जाएं? ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा जी सुने, खरीदा नहीं है, एक 5 लाख का एक्स्ट्रा फ्लोर बना दिया है। आपके ख्याल में ये क्या होना चाहिए? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो है, ठीक है, उसके कुछ ब्लॉक्स पे ना, ब्लॉक्स ऑफ फ्लैट था, ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर कुछ खर्चे किए हैं। क्या किया है जी? एक एक्स्ट्रा फ्लोर ही बना डाला और उसको किराए पे देना है हमने एज अ पेंट हाउस। क्या है जी ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना। जैसे अपग्रेड कर दें मशीनरी को, ऐसे ही बिल्डिंग की अपग्रेड क्या होती है, एक कमरा बढ़ा लिया है, तो सिंपल 1 2 3 है ना। पहली एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, इन्वेस्टमेंट आईपी लिख दूं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और कैश क्रेडिट। कितने से जी? 500 से। इसकी वजह क्या है, मैंने क्यों रिकॉर्ड किया ये? क्योंकि रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया क्या है? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल। बस ये एग्जांपल्स करेंगे और जो काम कल करवाया था वही सही कराना है, ठीक है ना, जरूरत भी नहीं है अपलोड करने की। खैर फिर भी मैं करवा दूंगा भाई। यहां से ये जो मैं बोल रहा हूं ना, यहां से कट करना है, जहां से मैं बोल रहा हूं यहां से कट कर देना।
अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कब रिकॉर्ड करते हैं? रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया बताओ, कल से ये कोना होना चाहिए इनके लिए खाली। ओके जी, कब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को हम रिकॉर्ड करते हैं? जब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, क्या क्या, इधर देखें इधर देखें, उधर आपस में बातें ना करें। जब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल हो और कॉस्ट लायबली मेजरेबल हो। अब कॉस्ट लायबली और कैसे मेजरेबल हो? क्या तो रहा 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, ये रिलायबली मेजरेबल है और फ्यूचर बेनिफिट्स का की उम्मीद रख सकते हैं। क्या 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 फ्यूचर बेनिफिट? रेंट आउट करेंगे तो प्रोबेबल क्या मतलब होता है? प्रोबेबल का मतलब होता है कि चांस है, हाई चांस है, वो 100% तो कंफर्म नहीं होता। एसेट खरीद के लाते हैं, प्लांट लगाया है, प्रोबेबल ही होता है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आएंगे। 100% श्योरिटी तो किसी को भी नहीं होती। एसेट रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, ठीक है? तो दोनों शर्तें पूरी हैं, दोनों शर्तें पूरी हैं। क्या? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल, कॉस्ट लायबली मेजरेबल, तो क्या करो, इसको रिकॉर्ड कर लो एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब ये जुमला कहां लिखा हुआ है? ये तो नकल वाली जगह थी यार, इधर देखो। बाकी बातें तो पढ़ेंगे, जरा एग्जाम्पल तो कर लेना, ठीक है? एग्जाम्पल 3 में कौन सा पार्ट अभी मैंने पढ़ाया? दीज कॉस्ट, ये तकरीबन बात हुई है। पार्ट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज में हैव बीन एक्वायर्ड थ्रू रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का ये था कि एक कमरे की दीवारें ही उड़ा देते हम और उसको नया डालते, लेकिन हमने नया कमरा डाल दिया। ये तो यहां पे है शायद, ठहर जाओ मुझे देख लेने दो। असल में तो बात ये चल रही है, एग्जाम्पल 3 ये सारी चीज कवर करेगी। दीज कॉस्ट इंक्लूड कॉस्ट इनकर्ड इनिशियली, वो तो हो गया, टू एक्वायर, एंड यहां से आगे एग्जाम्पल 3 शुरू हो रही है, एंड कॉस्ट इनकर्ड सब्सिक्वेंटली टू एड टू। ये क्या है? नंबर 1। ये क्या है? एग्जाम्पल 3 का नंबर 1। उसके बाद रिप्लेस पार्ट ऑफ, पता नहीं ये कोई है, और सर्विस ऑफ प्रॉपर्टी। अब ये एग्जाम्पल 3 चलनी है। फिलहाल मैंने पार्ट 1 इसमें से करवाया आपको, ऐसा ही है। ये पार्ट 1 क्या है? इसके बारे में वो कहता है, ये जो पार्ट है, पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी may have been acquired through replacement. For example, interior walls may be replaced. In this case, record the new part if it meets recording criteria and de-recognize the replace. ये नहीं है, ये नहीं, ठीक है? तो ऊपर वाली बात तो सिंपल हो गई कि आपने subsequently क्या किया है? ऐड किया है कोई पार्ट, तो मैंने कहा रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट कर जाए तो रिकॉर्ड कर लो, उसको एसेट बनाओ, ठीक है? आगे चलें, नेक्स्ट। आगे ये पूरी एग्जांपल होगी तो फिर देख लेंगे। नेक्स्ट कहता है, इन्होंने फ्लावर लिमिटेड, फूल लिमिटेड ने स्पेंड किया एक और खर्चा भी अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। वो खर्चा कौन सा है? ये 10,000 है जी। वो तस्वीर खींची थी ना उस किताब से, वो उनको जो समझ नहीं आई, उन्होंने एक को आई किया हुआ था, असगर को। मैं किधर है असगर? नस गया। ₹10,000 खर्च किया है टू रिप्लेस ऑल ग्लोब्स। ग्लोब्स कहते हैं, और यार ये बत्तियां नहीं होती, गोल गोल बत्तियां, ग्लोब्स, ठीक है? ग्लोब्स उन्होंने लगाए होते हैं, जैसे वो ग्लोब लगे होते हैं जिसके अंदर बल्ब लगा होता है, ठीक है? बत्तियां, बत्तियां, ठीक है? भूबत्तियां। अच्छा, रिप्लेस ऑल ग्लोब्स इन द बिल्डिंग दैट हैड ब्लोन, सड़ गए ने जी। जो ग्लोब्स सड़ गए हैं भाई साहब, ये तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस है। ग्लोब जलते रहते हैं, पंखे भी जल जाते हैं, कोई मसला नहीं। खैर पंखा तो और तरह हो जाता है, ये बिजली की लाइटिंग शाइटिंग, ये कोई फिक्स है। बल्ब लगाया आपने अपने पास, मेरा नॉन करंट एसेट है, और जाने दो यार, ये कंज्यूमेबल होते हैं, और जब ये खराब हो जाते हैं दोबारा लगते हैं, तो ये रिपेयर एक्सपेंस ही है, ठीक है ना? रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, कितना है? 10, ठीक है? चेक कर लें, इन्होंने भी यही लिखा हुआ है, नकल मार के आऊँ मैं। मेंटेनेंस अच्छा उन्होंने लिखा, और बैंक या पेएबल, ठीक है? वो कहते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्लोब्स क्या है? द रिप्लेसमेंट, ये किताब से उठाई हुई है, द रिप्लेसमेंट ऑफ ग्लोब इज कंसिडर टू बी डे टू डे सर्विसिंग एंड शुड बी। अच्छा जी, ठीक है। हम क्या कह रहे थे जी? अगर रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो तो उसको क्या करना है? ये द कॉस्ट ऑफ, ये सर्विस ऑफ प्रॉपर्टी है बेसिकली, ठीक है ना? ये इसका मैंने क्या ट्रीटमेंट किया आपके साथ?
वो कहता है दिस कॉस्ट, कहता है जी कॉस्ट में क्या होता है, कॉस्ट इनिशियली एक्वायर करने की होती है और फिर कुछ कॉस्ट सब्सिक्वेंटली लगती हैं, जिसमें कभी क्या करते हैं हम ऐड करते हैं कोई पार्ट, जैसे हमने पार्ट 1 में देखा, या रिप्लेस करते हैं किसी पार्ट को। ये पार्ट 3 में इंशाल्लाह भी देख लेते हैं। बस तरतीब सही कर लेता ना, अगर मैं ध्यान से पहले पढ़ लेता ना एग्जाम्पल को, तो मैं वो पार्ट 1 2 3 अपने हिसाब से कर लेता ताकि ये वाले बन जाते। या सर्विस ऑफ प्रॉपर्टी, सर्विस रिपेयर मेंटेनेंस, सर्विस करना, सेट करना, को गड़बड़ को मुरम्मत लगा देना थोड़ी बहुत, नीचे से थोड़ा सा उखड़ गया प्लस्तर, आपने मिस्त्री को बुलाया, एक दिहाड़ी उसको दी, थोड़ा सा सीमेंट मंगवाया, काम करवा लिया, आपने कहा लो जी लो मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया, रख के दूंगा कैपिटल एक्सपेंडिचर को। नॉर्मल रिपेयर मेंटेनेंस है, रिपेयरिंग की है, ठीक है, तो सर्विस, ठीक है। अच्छा, द कॉस्ट ऑफ डे टू डे सर्विसिंग यानी रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आर रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस एज इनकर्ड, ठीक है। तो ये पार्ट 2 आ गया आपका, इसको हम ये कलर कर देते हैं, ठीक है जी, पार्ट 2। और इसका क्या है, ये इसकी ट्रीटमेंट आ गई, ठीक हो गया और डन। अच्छा, उसके बाद अगली चीज पार्ट 1 हो गया, ठीक है, वो तो सीधा सीधा हो गया ना, वो तो नजर आ रहा होता है। अगर आपने कोई चीज ऐड ही कर दी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर, कोई इंजन तो नहीं ना फिट होना कि हम कहें जी नया इंजन फिट हो गया, अपग्रेड हो गया। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी है, उसके अंदर ऐड क्या होगा, कमरा ही ऐड होना है ना, तो वो तो सीधी बात है, कमरा ऐड हो गया है तो नॉर्मल सी बात है कि उसके अंदर नजर आ रहा है आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आएंगे, कॉस्ट लायबिलिटी मेजरेबल है, तो ठीक है ना। अच्छा, अगली बात, तीसरी एग्जांपल क्या है, ओहो नकल वाली जगह पहले आ गई। कहता है द बिल्डिंग्स लिफ्ट वॉज डैमेज ड्यू टू वेंडलिज्म। वेंडलिज्म किसे कहते हैं जी, तोड़ फोड़। ये कहां से पता लगा आपको, कल मैंने बताया था, हाँ जी, तोड़ फोड़ मरोड़ निचोड़। अच्छा, बिल्डिंग्स लिफ्ट वॉज डैमेज ड्यू टू तोड़ फोड़ एंड फ्लावर लिमिटेड हैड टू पे 25,000 टू रिप्लेस। कितने गया ये 3, ऐसे मैंने पहले लिख दिया, शुक्र है। अब द फेयर वैल्यू ऑफ डैमेज्ड लिफ्ट वॉज, अच्छा फेयर वैल्यू ऑफ डैमेज वॉज इतने, लेकिन वो क्या कह रहा है, उसको रिप्लेस किया उन्होंने। अब यहां पे थोड़ी सी बात यह है कि हमने पढ़ा था पुरानी बात है, जैसे रिप्लेसमेंट ऑफ अ मेजर पार्ट था, ये भी वैसा ही है, ऐसे ही समझ लो, ठीक है। सिंपल, पुरानी लिफ्ट को उड़ा दो, पुरानी लिफ्ट को क्या करो, उड़ा दो। पुरानी लिफ्ट कितने की थी, नहीं उसकी फेयर वैल्यू है, बहरहाल चलो हमारे पास तो यही है, हम ओल्ड लिफ्ट को राइट ऑफ कर देंगे, रिटर्न ऑफ मतलब डिस्पोज, रिटर्न ऑफ या डिस्पोज, किताबों से इसको निकालो, ठीक है, कटो। कैश कितना आया, कख नहीं आया, कहाँ 10,000 आया, उसे लिखा है कि इतने का बिक गया, हो सकता है उतार के फेंक दिया हो। बाहर लिस्ट के ऊपर आप लोगों का मेरा इख्तिलाफ नहीं भी हो सकता है आपको कैश आ गया इतने की ही थी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, वो कह रहा है फेयर वैल्यू इसकी कितनी है, तो लिफ्ट का 10,000 का नुकसान हो गया, समझो ये लॉस हो गया, ठीक है। इसकी आज फेयर वैल्यू कितनी थी पता नहीं, लेकिन बुक वैल्यू इसकी, सॉरी बुक वैल्यू कितनी थी हमें नहीं पता, कितने पर पड़ी हुई है, कहता है 10 इसकी फेयर वैल्यू है, लेकिन हमें वो क्या करनी पड़ी है, रिप्लेस करनी पड़ी है। कहीं पे ये नहीं लिखा होगा कि ये बिकी है, अगर कहता बिकी है 5 रुपए की तो यहाँ 5 लिखते तो 5 नुकसान आ जाता। नए को क्या कर दो, लिफ्ट डेबिट और कैश क्रेडिट, कितने से 25 की नई आ गई, ठीक है। अब लाइफ शेफ नहीं गिवन, उसने सिर्फ ना इसी की बात ही की है, लेट्स सी उन्होंने क्या किया है। लिफ्ट रिटर्न ऑफ एक्सपेंस है और बिल्डिंग फ्लैट्स यानी इन्वेस्टेड प्रॉपर्टी क्रेडिट, उसके बाद नया आ गया 25 पे, ठीक है जी, ऐसे ही है। रिप्लेसमेंट लिफ्ट कैपिटलाइज कर दी और रिटर्न ऑफ को, क्योंकि वेंडलिज्म हाँ तोड़ फोड़ की वजह से हुई थी तो उसका कुछ नहीं मिलना, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसका कुछ भी नहीं मिला, ठीक है जी, और सही है। तो ये अच्छा हाँ, लिफ्ट 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 कहाँ पे डेबिट होनी है, ये लिफ्ट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर ही है भाई। जैसे कमरे की कॉस्ट इसमें ऐड होती है ना, जैसे देखो एक प्लाजा आप बना रहे हो, अगर वो सारा प्लाजा आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनाया हुआ है, किराए पे देते हो लेट से, तो उसके अंदर जो कॉस्ट पड़ी थी वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का ही पार्ट थी ना, कि उसमें से आप लिफ्ट निकाल के पीपीई कह दोगे। पीपीई तो सिर्फ उस एसेट को कह सकते हो जो आपके बिजनेस यूज के अंदर है,
ये तो पूरी बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, तो उसके अंदर की लिफ्ट भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर ही है ना भाई। और ठीक है, अच्छा चले जी, अब क्लास होती है खत्म जी। जी रिपेयर मेंटेनेंस पीएनएल में और किधर? अच्छा सुने सुने सुने, बात आज फिर रहेगी जाते जाते, वो जरा सुनने पक्की तो हो जाए। मैंने आपको कहा था अगर किसी प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल नहीं है, लेकिन आप लोग फेयर वैल्यू मॉडल को एज अ पॉलिसी चलाते हो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज पर, तो सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज फेयर वैल्यू पे रहे, उस एक को कॉस्ट मॉडल पे ले आओ मजबूरन। अब इसके आगे ना दो बातें याद रखनी है। हमारी कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये बड़ी अहम बात है, ये मुझसे चूंकि गलती हुई है इसलिए मुझे बहुत अहम लग रही है। वो गवादर प्रॉपर्टी थी, ठीक है। तो दो अहम बातें अब इससे आगे निकलती हैं। पहली बात, बाद में कभी फेयर वैल्यू मिल भी जाए तब भी वो कॉस्ट पे ही रखना है, स्टैंडर्ड ने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, पैरा पढ़ाऊंगा। और दूसरी बात, अगर रेजल्ट वैल्यू गिवन भी हो तो डेप्रिसिएट करते हुए उसको जीरो अज्यूम करना है। ये दो बातें ज़हन में रखते हुए आपने इसका ख्याल करना है कि ये आपने सही किया या नहीं किया। ये मैं कल चेक करूंगा आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, गवादर प्रॉपर्टी में ये डेप्रिसिएशन की फिगर गलत थी। गैरतमंदो, बात चल रही है अभी। ये 1000 माइनस किया था जो कि गलत है, यानी 5000 बटा 10 500 होना था, इंटू 3 1500, तो 1500 जमा 500 यहां पर। ठीक है, फिर भी मैं याद करवा रहा हूं क्योंकि कल इंशाल्लाह फिर देखेंगे, कोशिश करेंगे इस पे आधा घंटा लगा लें, क्योंकि आज पहला दिन था ना, जरा गवर्नमेंट ग्रांट पे जोर ज्यादा लगा। ठीक है, कल जरा कम लगेगा। अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर आपको सारे एमसीक्यूज होमवर्क में दिए हुए हैं, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दूं साथ। अच्छा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सारी थ्योरी पढ़ लेना एक बार, सारे एमसीक्यूज हैं, और ये गवर्नमेंट ग्रांट के वो जो एक सवाल दिया वो करके आना। अल्लाह हाफिज।